हेलो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग सबसे पहले लेटर मुगल्स को पढ़ेंगे, है ना। लेटर मुगल्स क्या है? लेटर मुगल्स मतलब कि औरंगजेब के बाद के जो भी मुगल्स आए, जो भी मुगल राजा आए, उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी औरंगजेब के बाद जो भी राजा आएंगे उनको हम लेटर मुगल्स कहेंगे। तो मुगल्स देखो, मुगल्स की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। मुगल्स यानी मुगल, है ना। मुगल की शुरुआत कहाँ से हुई? 1526 से, जब बाबर, है ना, बाबर ने पानीपत का युद्ध किया। ये सब मेडाइबल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया। वहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई। लेकिन मुगल का जो पतन हुआ, है ना, मुगल का जो पतन है वो कब है? डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी डेथ ऑफ औरंगजेब, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल का पतन शुरू हो गया। तो यानी इनकी मृत्यु कब हुई है? 1707 में। तो यहाँ से कहानी, यानी मुगलों की शुरुआत जो होती है वो 1526 से होती है, और मुगलों का जो पतन शुरू होता है वो 1707, जब औरंगजेब का डेथ होता है, वहीं से मुगल का पतन शुरू हो जाता है। और इसके बाद की जो भी मुगल शासक होंगे, उन मुगल शासकों को हम क्या कहेंगे? लेटर मुगल एम्परर, है ना। लेटर मुगल एम्परर में कौन कौन से एम्परर है, पहले उनको जान लेते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम इनके बाद, यानी औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा है मुअज्जम, इसी को हम बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम। कल एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में पढ़ाई, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता। मतलब इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में लिखना होता है, बाकी बातें तो हिंदी में ही होती है। तो बहादुर शाह प्रथम, है ना, ये है बहादुर शाह प्रथम। इनका जो टाइम फ्रेम है बेटा, वो टाइम फ्रेम है 1707 से लेकर के 1712 तक, यानी कि जब औरंगजेब डेथ करेंगे उसके बाद ये गद्दी पर बैठेंगे। इसके बाद जो अगला शासक है वो है जहांदर शाह। इनका जो टाइम फ्रेम है जहांदर शाह का, वो टाइम फ्रेम है कितना? तो वो टाइम फ्रेम है हमारा 1712 से लेकर के 1713। जहांदर शाह। अगले जो किंग बनेंगे वो हैं हमारे फारूक सियार। ये हैं 1713 में गद्दी पर बैठेंगे, 17 से 19 तक लेकर के। फारूक, जो बच्चे इंग्लिश में भी हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, फारूक सियार। अगले जो राजा हैं वो हैं हमारे रोशन अख्तर। इन्हीं को हम बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। रोशन अख्तर को ही मोहम्मद शाह के टाइटल मिला था, और रंगीला भी उनका रंगीला मिजाज था, इसलिए रंगीला भी उनका एक टाइटल ही है। तो वो आपके कौन हो गए? मोहम्मद शाह रंगीला या रोशन अख्तर, ठीक है। इनका जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम है 1719 से लेकर के 1748। अगले जो राजा बनेंगे उनका नाम है अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर कब तक रहेंगे? अहमद शाह बहादुर रहेंगे हमारे 1748 से लेकर के 1754। अगले जो राजा बनेंगे वो राजा है हमारे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम कौन है? तो आलमगीर प्रथम हम किसको बोलते हैं? तो औरंगजेब को बोलते हैं। इनका जो टाइम फ्रेम है 1754 से लेकर के 1759। इन्हीं के टाइम फ्रेम में बैटल ऑफ प्लासी भी होगा, प्लासी का युद्ध होगा। अहमद शाह बहादुर लिख लेना, इनका टाइटल है अहमद शाह बहादुर टाइटल, क्योंकि इन्हीं के सामने अहमद शाह अब्दाली भी आएगा, है ना, अब्दाली। दूसरा अगला कौन है? आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट कौन है? आलमगीर के बाद आएंगे शाहजहां तृतीय। अब कहोगे सर शाहजहां प्रथम तो पता है, मुमताज वाली कहानी, ये शाहजहां तृतीय कौन आ गया? ठीक है ना, तो शाहजहां तृतीय है, इनको जानो। शाहजहां द्वितीय कौन है ये बताऊंगा मैं भी। शाह
जहान तृतीय। इनका जो टाइम फ्रेम है 1759 से लेकर के 1760। इसके बाद जो राजा बनेंगे उनका नाम है शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। इनका जो टाइम फ्रेम है वो 1760 से लेकर के 1806 तक, है ना, 1806 तक ये रहेंगे। कहीं कहीं अली गौहर मिलेगा, इन्हीं का नाम है अली गौहर, भी इन्हीं का नाम है अली गौहर। इनका रियल नाम है, क्या नाम है? अली गौहर। ठीक है। अगले जो राजा है, अगले राजा है वो है अकबर द्वितीय, यानी कि अकबर सेकेंड। इनका जो टाइम फ्रेम है बेटा, पहले सबका टाइम फ्रेम जान लो, है ना, 1806 से लेकर के 1837। और मुगल शासन के जो सबसे अंतिम शासक है जिनका नाम है बहादुर, बहादुर से शुरू हुआ था, बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। इनका जो टाइम फ्रेम है वो है 1837 से लेकर के 1857। 1857 क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। उसके बाद कोई भी मुगल शासक राजा नहीं बनेगा। कौन है? बहादुर शाह जफर या सेकेंड। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग बारी बारी से एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुअज्जम के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर शाह के बारे में, फारूक सियार के बारे में पढ़ेंगे, रोशन अख्तर के बारे में पढ़ेंगे, अहमद शाह बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां तृतीय के बारे में पढ़ेंगे, शाह आलम। हाँ, एक सवाल बच गया कि सर शाहजहां द्वितीय कौन है ना। तो देखो, जहांगीर शाह और फारूक सियार, है ना, सॉरी, फारूक सियार और रोशन अख्तर के बीच में दो राजा हैं। एक हैं आपके रफी, बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी, सॉरी मैंने छोटा लगा दिया, आप लोग बदल लीजिएगा, रफी उद दजरात। और एक राजा है रफी उद दौला। दो राजा इसी टाइम में 19 से 19 में ही 3 महीना एक शासन करेंगे, 3 महीना शासन करेंगे। रफी उद दौला जो है यही शाहजहां द्वितीय है। शाहजहां द्वितीय। टाइम फ्रेम 1719 से लेकर 1719। रफी उद दौला 1719 से लेकर के 1719। इतनी बातें क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले राजा कौन है? पहले राजा है हमारे बहादुर शाह प्रथम। चलो अब इनके बारे में देखते हैं। जब ये गद्दी पर बैठे तब इनकी एज कितनी है? 65 वर्ष। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आपने पिक्चर भी देखे होंगे, औरंगजेब इतने साल तक शासन किया कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो 65 साल का हो गया है। इसलिए एक बेटे का जिक्र होता है शाहजादा अकबर, जो कि मराठाओं से मिल जाता है कि अरे मेरे पिताजी को हटाओ, उनको हराओ और मुझे राजा बना दो, राजा बनने के लिए। लेकिन खैर वो बन भी नहीं पाता है। और बना कौन? मुअज्जम, जो बहादुर शाह की उपाधि लेगी। इनका जो रियल नाम है ना, रियल नाम क्या है इसका? रियल नेम मुअज्जम। और ये टाइटल लेगा, है ना, ये टाइटल किस चीज का लेगा? टाइटल मतलब होता है बेटा उपाधि, बहादुर शाह की उपाधि लेगा। अच्छा, जो कोई 65 साल की उम्र में राजा बनेगा तो वो क्या करेगा भाई? कोई इच्छा रहेगी क्या कि चलो अय्यासी करते हैं, चलो राजपाट करते हैं, किसी को एनेक्स कर लेते? नहीं। 65 साल की उम्र में क्या करेगा भाई? कोई अच्छा ज्ञान ही देगा। तो उसको एक बात समझ में आता है कि मेरे पिताजी ने बहुत लोगों से दुश्मनी कर ली है। किन किन से दुश्मनी कर ली है भाई? हमारे पिताजी ने दुश्मनी की है किससे? मराठाओं से, राजपूतों से, है ना, सिखों से। तो अब इनके मन में आ गया कि यार इन सबसे दोस्ती की जाए। तो मराठाओं से दोस्ती कैसे होगी? तो मराठाओं के जो राजा रहे हैं, कौन रहे हैं? शिवाजी महाराज के बेटे रहे हैं संभाजी महाराज के बेटे हैं साहू जी महाराज। और साहू जी कहाँ है इस समय? जेल में है।
है ना। तो जेल में है, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे अगर साहू जी को मैं जेल से छोड़ दूँ, रिलीज कर दूँ, तो क्या होगा, मराठाओं के साथ हमारी दोस्ती अच्छी बन जाएगी। तो इनको क्या कर देगा, जेल से रिहा कर देगा, रिहा कर दिया। राजपूत, राजपूत में दो लोग हैं, एक है आमेर के राजा, आमेर के राजा, और एक है मारवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा। आमेर के राजा कौन है, राजा जयसिंह, और मारवाड़ के राजा कौन है, अजीत सिंह, सॉरी अजीत सिंह नहीं, अमर सिंह, अमर सिंह, है ना। इन दोनों को क्या करेगा, बहाल कर देगा। बहाल करने का मतलब है कि इनको राजपूतों का राजा मान लेगा कि आप आमेर के राजा हैं, और हम आपको मानते हैं कि आप मारवाड़ के राजा हैं। इन दोनों को क्या कर देगा, बहाल कर देगा। सिखों के साथ दुश्मनी है, अब सिखों के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए क्या करेगा, तो इस समय सिखों के गुरु कौन है, इस समय गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह को क्या करेगा, अपने यहाँ मनसबदार हायर कर लेगा, है ना। मनसबदार मुगलों के समय एक बड़ा पोस्ट हुआ करता था, यानी जो उनके सामंत हुआ करते थे उनका पोस्ट हुआ करता मनसबदार, है ना। तो उसने गुरु गोविंद सिंह को अपना मनसबदार बना लिया। इस तरीके से क्या हुआ कि, और क्या किया कि ये पैसिफिक, है ना, सहिष्णु नीति को फॉलो करेगा। सहिष्णु नीति के थ्रू ये क्या करेगा, किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ेगा, किसी भी मंदिर को, क्योंकि इनके पहले के जितने भी राजा महाराजा हैं वो मंदिरों का क्या कर रहा है, भंजन कर रहा है, मंदिरों को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। उसको बोलते हैं बुद्ध शिखर बोलते हैं। किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, साहू जी महाराज को इन्होंने रिलीज तो किया है, लेकिन साहू जी महाराज को इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि आप आज से मराठाओं के किंग हैं। तो अब साहू जी महाराज को उनसे लड़ना पड़ेगा जो मराठा की गद्दी पर बैठा हुआ है। मराठा की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, यह मराठा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तत्काल जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े उन्हें पता है, ठीक है, उनको मैंने बताया है, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा ले लेगा लेटर मुगल्स। तो अभी समझिए साहू जी महाराज को इन्होंने छोड़ तो दिया है, बट साहू जी महाराज को रिकॉग्नाइज कर दिया होता है, क्योंकि अभी भारत की गद्दी पर कौन राजा बैठा हुआ है, वो जिसको रिकॉग्नाइज कर देगा वो वहाँ का गवर्नर या वहाँ का राजा हो सकता है। तो इन्होंने साहू जी महाराज को रियलाइज किया, लेकिन अब साहू जी महाराज को ये लगेगा कि इसने इसलिए मुझे छोड़ा कि मैं जाके अपने मराठा राजाओं से लड़ूं और गद्दी वापस करूं, है ना, और उसी बीच में मैं मर जाऊं। तो साहू जी महाराज से मराठाओं की दोस्ती भी इनकी सफल नहीं हुई। आमेर के राजा जयसिंह उन दोनों को बहाल तो किया, लेकिन इन लोगों को कोई बड़ी जागीर नहीं दिया, तो ये भी उनसे खुश नहीं है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह को मनसबदार तो बनाया है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का जो डेथ हो जाएगा, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी का जो डेथ है वो 1808 में ही हो जाएगा, सॉरी 1708 में ही हो जाएगा। अब 1708 में ही जब ये डाइट कर जाएंगे तो इनका जो गुरु गोविंद सिंह को मनाना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब लीड करेंगे, अब जो इनको लीड करेंगे सिखों को, वो करेंगे गुरु बंदा बहादुर। और गुरु बंदा बहादुर क्या करेंगे, वो अगेंस्ट क्या करेंगे, मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। तो इनकी कोई भी नीति सफल नहीं होती है। अगले राजा हैं जहांदर शाह, है ना, अगले राजा हैं जहांदर शाह। बहादुर शाह जब डेथ करते हैं, इनका टाइम फ्रेम तो मैंने पहले आपको बताया, 1712 से लेकर के 1713 तक, सिर्फ एक साल ही ये राज्य करेंगे। अब बहादुर शाह के डेथ के बाद क्या है, इनका एक बहादुर शाह का एक सामंत है, सामंत नोबल्स, इनका एक नोबल्स है जुल्फिकार खान। कहीं कहीं इसका स्पेलिंग ऐसे मिलेगा, जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान। इसकी मदद से क्या करेगा, जहांदर शाह गद्दी पर बैठ जाएगा। गद्दी पर बैठने के बाद अब राजा कौन है, राजा तो जहांदर शाह है, जुल्फिकार क्या हो जाएगा, वजीर बन जाएगा, यह बन जाएगा वजीर, है ना। वजीर कौन बनेगा, जुल्फिकार खान, यह बन जाएगा वजीर। चलिए, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, जहांदर शाह बहुत बढ़िया राजा नहीं है, तो जुल्फिकार खान के हाथ में ही सारी चीज़ें, बागडोर इन्हीं के हाथ में रहेगी, जुल्फिकार खान के, ठीक। अच्छा करते क्या है, सेम वही प्रोसेस ये भी फॉलो करेंगे। ये क्या करेंगे, मराठाओं के साथ अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे, मराठाओं के साथ जहांदर शाह। तो इन्होंने सबसे पहले हिंदुओं के साथ क्या करेंगे, ये जजिया
कर, एक जो धार्मिक टैक्स है, एक जो धार्मिक क्या है, धार्मिक कर है, उसको क्या करेंगे, ये खत्म कर देंगे, जिजिया कर को ये बंद कर देंगे। मराठाओं राजपूतों में जो राजा है, आमेर के राजा, आमेर के राजा, मैंने बताया था ऊपर, आमेर के राजा कौन है, जय सिंह। जय सिंह को ये उपाधि देंगे, उपाधि क्या देंगे, उपाधि देंगे मिर्जा सवाई राजा जय सिंह की उपाधि देंगे और इनको गवर्नर बना देंगे। गवर्नर कहाँ का, मालवा का। मालवा कहाँ पड़ता है बेटा, मध्य प्रदेश में, वहाँ का इनको राजा बना देगा। और एक राजा का मैंने जिक्र किया था, मारवाड़ के राजा हैं। मारवाड़ के राजा कौन है, अमर सिंह। अमर सिंह को ये उपाधि देंगे किस चीज़ का, महाराणा का, है ना, महाराजा का, महाराजा का उपाधि देंगे। और इनको गवर्नर क्या बना, उपाधि बना दिया महाराजा का, इनको गवर्नर बना देगा, गवर्नर बनाएगा गुजरात का। चलो बढ़िया है, जजिया हटा दिया, यानी हिंदुओं को खुश कर दिया, राजपूतों को इसने खुश कर दिया। लेकिन एक्चुअली में ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें इजारा सिस्टम, इजारा सिस्टम यानी व्यवस्था, इजारा सिस्टम को लागू किया। कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल में इसने इजारा सिस्टम को बहाल किया। अब इजारा सिस्टम क्या होता है समझते हैं, इजारा सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इजारा सिस्टम क्या होता है। देखो, मुगलों के समय में मान लो ये भारत है और यहाँ सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, मुगल बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुगल बैठे हुए हैं। मुगल ने एक मनसबदार को हायर किया और कहा कि ये जाओ, ये वाला एरिया है, एक मनसबदार को ये वाला एरिया दे दिया, है ना। मान लो इस एरिया को ए बोलते हैं, इस एरिया को बी बोलते हैं। किसी मनसबदार को उसने एक्स मनसबदार को ए एरिया दिया, कहा कि जाओ इसकी जागीरदारी तुम्हारी है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो भी मनसबदार बनेगा तो उसे क्या चाहिए, उसे सैलरी चाहिए कि भाई हम आपके ऑफिसर्स हैं तो मुझे सैलरी चाहिए। तो क्या देखो, दो तरीके से होता है, या तो कैश दे दीजिए या तो ज़मीन दे दीजिए। तो उनको ये जागीर दे दिया गया, कहा जाओ, एक्स को कहा कि जाओ तुम्हारी ये जागीर है ना। इस जागीर से जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स यानी कि कर इकट्ठा होगा, उसी से अपना खर्चा वर्चा चलाना और उसी से अपने जो भी सेना रखे हुए, जो भी घुड़सवार रखे हो, जो घोड़े रखे हो, उसका खर्चा वर्चा निकालना। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाए सरप्लस, उसको तुम दिल्ली भेज देना। ऐसे ही बी कोई जेड है ना, जेड को कहा कि ये बी की जागीरदारी ले लो, यहाँ से तुम जो टैक्स कलेक्ट होगा उसे अपना खर्चा वर्चा चलाना और खर्चा वर्चा चलाने के बाद जो भी सरप्लस बचेगा उसको दिल्ली भेज देना। अब देखो सरप्लस बचेगा नहीं बचेगा, कहेगा अरे सर सरप्लस कहाँ बचता है, आप ही को देना पड़ेगा, है ना। आपकी खर्चा 3 लाख रुपए आया और टैक्स 1.5 लाख रुपए आया, सर 1.5 लाख की कमी हो गई। तो इस तरह की सिस्टम। लेकिन इस तरह मुगलों की जो हालत औरंगजेब के बाद है वो बड़ी खस्ती हो चुकी है। खस्ती होने की वजह से उसने क्या लाया है, इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम, और इजारा सिस्टम है क्या, ये ठेकेदारी सिस्टम है, ये जागीर की ठेकेदारी व्यवस्था है। जिसको मनसबदार बनाया जाता था उसको क्या करता था, एक जागीर अलाट कर दिया जाता कि जाओ वहाँ से तुम अपना क्या करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना और अपना जीवन यापन चलाना, वहाँ से अपने सेनाओं को खर्चा देना, अपने घोड़ों को खर्चा देना, अपने घुड़सवारों को खर्चा देना, जो भी खर्चा होगा आपको देना है। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने कहा नहीं, अब जो जागीर है ना, जो भी जागीर है उसकी बोली लगेगी, बोली लगेगी। अब जागीर मान लो कानपुर की कोई जागीर है, कानपुर की कोई एक जागीर है। अब कानपुर की जागीर के लिए सारे मनसबदार इकट्ठे होंगे। अब यहाँ से रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था आप अब तक, है ना, रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो कितना कलेक्ट होता था, मान लो 2 लाख रुपया। अब बोली लगी कि यहाँ का रेवेन्यू 2 लाख कलेक्ट होता है, अब बोली लगाइए। तो कोई बोलेगा 2,01,000, कोई बोलेगा 2,02,000, कोई लोग बोलेगा 2,10,000, कोई बोलेगा 3 लाख। मान लो फाइनली एक मनसबदार ने बोला 5 लाख।
इसके बाद कोई बोली नहीं लगाया। इसका मतलब कि ये कानपुर की जागीरदारी, ये 5 लाख वाले जागीरदार को क्या हुआ, अलॉट कर दिया गया, मनसबदार को अलॉट कर दिया गया। अब ये 5 लाख रुपया किसको देगा, ये देगा दिल्ली को। यहाँ देखो, यहाँ क्या था कि जो सरप्लस जो बच जाए वो दिल्ली को भेजना है। यहाँ कंफर्म हो गया कि 5 लाख रुपया आपको दिल्ली को देना है। अब कानपुर के जागीर को जिस मनसबदार ने लिया हुआ, क्या वो 5 ही लाख रुपया निकालेगा? नहीं, वो निकालेगा भाई 5 लाख तो उसको दिल्ली भेजना है, वो कम से कम 7 लाख या 8 लाख रुपया वहाँ से निकालेगा, क्योंकि भाई अपना भी खर्चा तो निकालेगा कि भाई 5 लाख तो दिल्ली को भेजना है। तो भाई 2 लाख 3 लाख रुपये हम तो खुद तो कमाए। तो इसने जागीरदारी का ठेकेदारी सिस्टम उसने चालू कर दिया, जो कि कहते हैं कि सबसे गंदा सिस्टम था, है ना, गंदा सिस्टम था। क्यों गंदा सिस्टम था भाई? इससे जितने भी मनसबदार थे वो नाराज़ हो जाएंगे। ये जहांगीर शाह की नीति थी। जहांगीर शाह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि इजारा सिस्टम। तो इजारा सिस्टम क्या है? जागीर की ठेकेदारी व्यवस्था, जबीर की ठेकेदारी व्यवस्था उसने लाया था, ठीक है। बाद में क्या होगा कि एक बैठे हुए हैं सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर, सैयद बंधु। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि ये राजा बनाएंगे किसको? हत्या करवा देंगे किसका? हत्या करा देंगे जहांगीर शाह का। जहांगीर शाह की हत्या करा करके और जुल्फिकार को क्या करेंगे? जुल्फिकार को फांसी पर लटका देंगे, ठीक है ना। फांसी पर लटकाने के बाद गद्दी पर बैठाएंगे इन्हीं के जहांगीर शाह के जो भतीजे हैं। भतीजे कौन है? फारूक सियार। फारूक सियार को गद्दी पर बैठा देंगे। फारूक सियार अब गद्दी पर बैठेगा और नेक्स्ट किंग कौन है? फारूक सियार। और फारूक सियार 1713 में गद्दी पर बैठेगा और 1719 तक गद्दी पर काम करेगा, है ना। और किसकी मदद से बना है? ये सैयद ब्रदर की मदद से गद्दी पर बैठेगा। इतनी सारी बातें। अगला जो भी राजा है ना, अगले राजा फारूक सियार के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, है ना, अहमद शाह के बारे में अगले हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। लेटर मुगल के सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। आधे घंटे का वीडियो रहेगा तो आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, मैंने बोला है 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा हिस्ट्री, 100% ख़त्म कर दूंगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा।